Assalamu alaikum everyone. This is me Mariam Bhatti, and today I'm here with another topic. Okay, that I actually that's a query basically, and वो है कि जी I am supposed to give you guys a highlight on extra subjects कि O levels में extra subjects क्या होते हैं, and एक और query थी कि जी there's a growing stigma that examiner doesn't give you an A or an A star in English language, that being O levels, or English literature being O levels. तो ये किस हद तक ठीक है, टू वॉट एक्सटेंट इज दैट राइट, एंड वट डू वी पुट इन द पेपर के एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके, कैसा लिखें, बिकॉज लिखना एक वास्ट अफेयर है, एंड यू कैन पुट वट एवर यू वॉन्ट टू इन दैट, ओके, बिकॉज इट्स क्वालिटेटिव इन नेचर, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड हाउ टू impress the examiner in that limited sphere is what counts and what matters. Okay, so पहले आते हैं जी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह, दैट बीइंग इन ओ लेवल्स आप कौन से रख सकते हैं. ओके, you don't have to keep extra subjects in your ninth. Okay, ninth is your relaxation period. बच्चे बड़े जोशीले हो जाते हैं O1 में या के जी के वी हैव टू कीप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, प्रोफाइल बिल्डिंग होगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ओके ठीक है, पढ़ता है, बट यू हैव टू कीप दिस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इन टेंथ. अगर आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स इस्लाम, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू और बाकी के 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स और 3 इलेक्टिव्स आपके साइंसेज या बिजनेस की तरफ से अच्छे हैं. ओके, so the extra subjects that I came up with today are 10 extra subjects. Okay, and that being first side, अगर आप business से हैं तो commerce. Okay, I had that. Commerce is basically a business oriented subject that focuses on trading activities जो आपकी marketing में आएंगी, आपके operations department में आएगा, trading documents के ऊपर, logistics के ऊपर, and everything like that. Okay, it's a scoring subject. You can easily get an A star in it. And then secondly, you have literature in English. अगर आपको लिखने का शौक है, पढ़ने का, English पढ़ने का शौक है, if you are good at writing poetry and stuff, and if you are a feeler and a writer, if you can pen down your thoughts accurately and appropriately on the paper, so better go ahead with literature in English. Thirdly, we have global perspective. Global perspective का बस ये issue है कि आप privately नहीं दे सकते. You have to be affiliated with the center, because the center sends out your team to a respective द एग्जामिनेशन सेंटर. ठीक है, ताकि आप अपनी टीम के साथ ये पेपर 3 जो है, इसका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो कर सकें. ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज़ नॉट अ प्राइवेट पेपर. ओके, दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव इट टू. Combined sciences is a combination of all of the sciences. I hope so that I am saying right. Sciences वाले ना अटैक करें. हाँ, I guess so. Okay, you can check it out it on your own please. उर्दू सेकेंड लैंग्वेज ए, हमारे जहाँ जो स्कूल्स में दी जाती है, दैट इज़ उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बी. बी बीइंग फॉर फॉरेन सिटीजन्स एज वेल. जो उर्दू सेकेंड लैंग्वेज ए होती है, दैट इज़ फॉर द स्टेप हेड फ्रॉम उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बी. It is for people who are good at Urdu, who are good at reading, writing, who have a solid foundation for Urdu skills. Okay, sociology. Okay, that being your sixth subject. I had sociology. It is a social subject in nature. It focuses on the societies working as a whole, Marxism पे, fundamentalism पे, socialistic theories पे ये फोकस करता है ये सब्जेक्ट. अगर आप जोनाथन ब्लेंडर की बुक से अच्छी तरह पढ़ लें, जो कैम्ब्रिज इंडोर्स बुक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द कैम्ब्रिज इंडोर्स बुक करंटली एज ऑफ नाउ, बट मगर जो भी कैम्ब्रिज इंडोर्स बुक है उससे अच्छी तरह आप पढ़ के पास पेपर्स कर लें, सो यू कैन गेट एन ईजीली ए स्टार इन इट. मैंने बस यही किया था, एंड आई हैड एन ए स्टार इन इट, और कुछ भी नहीं किया. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये बच्चों को, कुछ बच्चे कहते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. वो बच्चे कहते हैं जिनकी ज्योग्राफी पाकिस्तान स्टडीज़ में अच्छी है. ठीक है, अगर जिनकी अच्छी है वो ये सब्जेक्ट रखें, वरना इसके साथ पंगा ना लें, बिकॉज EM में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, ये सिर्फ पाकिस्तान को फोकस नहीं करेगा. इट इज़ गोना फोकस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल. और ज्योग्राफी ऑफ द होल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ सिंगल बुक. यू हैव टू रिसर्च इन दैट. ये जो मोबाइल है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे उस EM में, ताकि आपका हॉराइजन जो है वो ब्रॉड हो सके, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ सके. यू डोंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल बुक. ओके, जॉन पेलिस्टर की बुक थी, आई रिमेंबर, और आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट बुक एंड देन जस्ट डिड पास पेपर्स. उस वक्त आई गेव इन 2019 अक्टूबर नवंबर, और तब से आई गेस 2015 तक मैंने पेपर्स किए थे, लास्ट 4 years के. Then you have IT, information technology, that is a further step ahead from computer sciences, information technology. Then you have world history with you. World history is the history of the entire world. Why are we sitting over here today? It focuses on all of the nations, and you have to learn a lot of dates in that. If you are learning, if you are good at learning stuff, learning dates, just go ahead with it. Then, last but not the least, we have add maths, additional mathematics. Maths peeps out there who are good at maths, just go ahead with it. I'm having insecurities as of now. Okay, anyways,
बट जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं, जो लोग आगे लेवल्स में मैथ्स रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं आपका ये लेवल मैथ्स। 5 मिनट पूरे हो गए। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ओ लेवल्स की तरफ। ये पेपर क्यों तंग कर रहा है बच्चों? पेपर 1 में तो आपको लिखना है। पेपर 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर डायरेक्टेड राइटिंग। जिस तरह आपको एग्जामिनर ने कहा है, डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन से आप हटे, आपने ए स्टार से ए पे आ जाना है। जितना उसने आपसे मांगा है, आपने जब पेपर आएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक उसने मुझे दिया है दैट सेज write a report to your principal focusing on the malpractices that have been going on in your school or in your college, या फिर जो आपके कॉलेज के अंदर जो बुरे फंक्शंस हो रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, मैनेजमेंट की मैल प्रैक्टिस हो रही है, मैनेजमेंट वीक है, तो यू जस्ट हैव अ राइट अ रिपोर्ट इन दैट। उसमें कीवर्ड आपने अंडरलाइन करने जब आपके पास पेपर आएगा। कीवर्ड उसमें 1 नंबर 1 क्या? राइट रिपोर्ट, रिपोर्ट अंडरलाइन टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अंडरलाइन मैल प्रैक्टिसेस अंडरलाइन ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन। यू डू नॉट हैव टू ड्रिफ्ट फ्रॉम दीज की वर्ड्स एज अ होल। इन कीवर्ड्स के नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखते जाएं कि मैंने जी इन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, एंड आई डू नॉट हैव टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दीज बुलेट पॉइंट्स। इंस्टेड मेरा ग्रेड जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा। डायरेक्टेड राइटिंग इज जस्ट दिस, यू हैव टू स्टिक टू द डायरेक्शंस। उसके बाद आता है पार्ट बी ऑफ पेपर 1, दैट बीइंग जी नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव। इन तीनों में से कौन सा चूज करें? जब चॉइस दी होती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली घूम जाता है, क्या चीज़ चूज करें। इस पेपर में यू हैव टू स्टिक विद योर स्ट्रेंथ। स्टिक विद योर स्ट्रेंथ मीन्स जो आपका अच्छा है उसको ही कंसोलिडिफाई करें। इफ़ यू आर गुड एट डिस्क्राइबिंग स्टफ, यू कैन डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेरी वेल, सो जस्ट गो अहेड विद डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। If you are good with writing stories and stuff, if you are good with narrating incidents, just go ahead with narrative. And if you are a debater और आपको लड़ने में बड़ा मजा आता है, आपकी stance बहुत strong है, you can very well focus on both of the sides and give an evaluation, then go ahead with argumentative. I used to go ahead with argumentative because I had a good speaking skill thing then back then. और डिस्क्रिप्टिव में एक चीज़ आती है अब आपकी एडजेक्टिव यूज़ करने की। इन तीनों में, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव, यू हैव टू यूज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जिसने आपके सेंटेंस को स्ट्रक्चर देनी है, और यही चीज़ आपको ए से ए स्टार पे लेके जाएगी। कंजंक्शंस, मोर ओवर, एडिशनली, बिसाइड्स दिस, और इन एडिशन टू दिस, एडिशनली, ये सारे हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस को कोहीजन देते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक फाउंडेशन देते हैं आपकी सेंटेंस की। then you have to use conjunctions in all of these 3 parts. फिर उसके बाद आता है आपका कि इनको कैसे ही लेके चलें। डिस्क्रिप्टिव में देखो, डिस्क्राइब करना है आपने किसी भी चीज़ को, यू हैव टू यूज वर्ड्स दैट कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब समथिंग। नरेटिव में यू हैव टू नरेट एन इंसिडेंट और नरेट अ स्टोरी और वट एवर दैट पेपर इज सेइंग यू। आर्ग्यूमेंटेटिव का मसला क्या है? यू हैव टू गिव फैक्ट्स इन दैट। अब फैक्ट्स आपने देने होते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम फैक्ट्स कैसे दें, सो यू हैव टू डू रिसर्च फॉर दैट। देखो, ये ओ लेवल्स का मसला ये है कि यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर कोर्स, और ये आपकी जो ये है जस्ट आपका जो उसने आपको बुक दी हुई है, आपको इसमें अपना जो मोबाइल फ़ोन है इसको यूज़ करना है, इसको इस्तेमाल करना है। एंड मोबाइल फ़ोन इज नॉट जस्ट फॉर मैसेजिंग और गेमिंग, यू हैव टू यूज़ दैट थिंग फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। तो आपका कंस्ट्रक्टिव, इसमें आपकी कंस्ट्रक्टिविटी को असेस किया जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव को लिखना कैसे है? इंट्रोडक्टरी स्टैंस देना है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी स्टैंस कैसे देना है? फ्रॉम द अफोरमेंशन्ड टॉपिक दैट एग्जामिनर ना लिखना, अफोरमेंशन्ड टॉपिक, इट कैन बी असेस्ड दैट एंड सो ऑन, ओके। एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन स्टैंस 1। इज चाइल्ड लेबर अ प्रिवेलिंग इशू इन टुडेज इकोनॉमी और इन टुडेज सिविल सोसाइटी? इज चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसमें आपने कहना है कि हाँ, चाइल्ड लेबर ये भी एक इशू है। चाइल्ड लेबर किस तरह से इशू है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन स्टैट्स, चाइल्ड लेबर इज ग्रोइंग एट अ रियली फास्ट पेस, ठीक है। तो यू आर एग्रीइंग दैट चाइल्ड लेबर इज अ प्रिवेलिंग इशू, ठीक है। ये आपका पेज 1 का स्टैंस हो जाएगा। Now, secondly, you have to say that child labor is not just the prevailing issue, there are other several issues as well. और फिर आपने उन several issues को एड्रेस करना है। अच्छा, एक और चीज़ सिखाई गई थी आर्ग्यूमेंटेटिव में, एक होता है कॉफ़ी शॉप मेथड, जहाँ पे 2 लोग बैठ के ना डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो उसमें उनके स्टैंसेस अलहदा एक पेज पे नहीं आते कि पहले इस पर चाइल्ड लेबर फोकस करें फिर दूसरे स्टैंड पे फोकस करें। दे आर कंबाइंडली, मेरे सामने जैसे एक बंदा बैठा हुआ है एंड वी आर हैविंग अ डिस्कशन इन कॉफ़ी शॉप कि जी वो कह रहा है कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अ प्रिवेलिंग इशू, मैं कह रही हूँ चाइल्ड लेबर इज़ अ प्रिवेलिंग इशू। तो उसमें हम दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे को दे रहे हैं। फिर आता है एक हैमबर्गर मेथड।
हैमबर्गर मेथड क्या कहता है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इंट्रोडक्टरी देना है, फिर स्टैंस 1 देना है, फिर स्टैंस 2, उसमें आपकी बर्गर पैटी भी आती है, लेटस भी आता है, टोमेटो भी आता है, एंड देन योर बोथ बंस एट द टॉप एंड एट द नीचे, ठीक है। नाउ विच मेथड इज बेटर, आई सजेस्ट हैमबर्गर मेथड। कॉपी शॉप मेथड में ना आप ना इवैल्यूएशन दे पाते हो, ना इंट्रोडक्टरी स्टैंस दे पाते हो, वो आपकी ना अपोजिटरी आर्ग्यूमेंट इन अ सेंस चल रही होती है। वन पेपर वन डन। पेपर 2 में पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू पिक द कंटेंट पॉइंट्स। कंटेंट पॉइंट्स पैसेज दिया होगा, सिंपल, यू हैव टू यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रखना है। ना उसमें कोई पैराफ्रेजिंग चाहिए, ना ही उसमें कोई आपकी साइंस चाहिए, यू जस्ट हैव टू पिक इट फ्रॉम हेयर एंड पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। जो उसने आपको क्वेश्चन में मांगा है, जैसे पॉइंट जिस बारे में उसने कंटेंट पॉइंट्स मांगे, आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। समरी में यू हैव टू पैराफ्रेज एंड राइट डाउन दोज कंटेंट पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। डन। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आती है। कॉम्प्रीहेंशन फोकसेस, अच्छा समरी में एक और बात, यू हैव टू यूज कनेक्टिंग वर्ड्स ओवर हियर अलॉट, कनेक्टिंग वर्ड्स, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, बिसाइड्स दिस, फर्दर मोर, ये सारी बातें हैं। कॉम्प्रीहेंशन अटेस्ट योर कॉम्प्रीहेंडेबिलिटी स्किल्स। आपने उसको कॉम्प्रीहेंशन को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है, और उसमें से आपने की। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में ना एक और टिप मैं दूंगी कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, जब आप आंसर्स पढ़ रहे होगे आपको ऑलरेडी उसके आंसर्स मिल जाएंगे, एंड स्टार्ट अंडरलाइनिंग द आंसर्स। आई यूज्ड टू डू दिस, और इस तरह पेपर जल्दी भी हो जाता है आपका। जल्दी में ना जाना, क्वालिटी पे फोकस करना, एंड ठीक है, दिस इज फॉर ऑल पेपर्स, डोंट रश, just focus on the quality instead of the quantity and time, and haste makes waste. My teachers used to tell me this. Anyways, then another thing is that focus on the questions first, and then read the questions thoroughly, and then see the answers and underline those answers from the passage. फिर उसके बाद आती है वोकैबुलरी सेक्शन, जो बच्चों को तंग करता है। बच्चे कहते हैं 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स चले जाएं क्या होगा। वो 5 मार्क्स लिटरली उसका एक नंबर आपको A स्टार से A पे ले आता है, तो फिर हम कहते हैं कि जी हम उस 5 मार्क्स पे फोकस कर लेते तो अच्छा होता। तो वोकैबुलरी में एक क्वेश्चन है कि इज द एग्जामिनर आस्किंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज इट इज। जैसे मेजेस्टिक है, तो क्या मेजेस्टिक का वर्ड वो हमसे डायरेक्टली मांग रहा है, या फिर उस पैसेज में उस वर्ड का मतलब क्या है वो मांग रहा है। उस पैसेज में उस वर्ड का मतलब क्या है वो आपसे वो मांग रहा है, वो उस वर्ड का मतलब नहीं मांग रहा। सो इस बात का ख्याल रखना है। Then there is explicit and implicit answers. Explicit tests your ability to pick the answer from the passage, and implicit tests your ability to infer that answer in your own words, and उसका उस आंसर का कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में क्या है, it attests that ability. That's it. Paper 1 is your writing composition and stuff, and paper 2 attests your comprehensibility skills in general. तो इन पेपर्स के बारे में और कोई टिप, तो मैंने आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर ही दिया पेपर 1 एंड पेपर 2 का। पेपर 2 में भी जस्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स, राइट द कंटेंट पॉइंट्स, राइट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर व्हेन यू रिसीव द पेपर। अपनी उसमें कोई साइंस नहीं मारनी प्लीज़। अपनी साइंस तब मारें जब वो आपसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आंसर्स मांग रहा है, बिकॉज दैट इज़ वेयर ही इज़ टेस्टिंग योर एबिलिटी टू सी कि जो आपका एग्जामिनी है इज़ ही एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और नॉट। ओके, तो जस्ट उस चीज़ का ख्याल रखें, एंड दैट्स इट, एंड आई विश यू all very best of luck for your upcoming May June 2023 exams. That is all from my side, and if you have any other query you may DM me. WhatsApp is my 24/7 on, I'm always there. And that's all from my side, and thank you so very much for your noteworthy acknowledgement mujhe झेलने का. Bye bye, thank you.